हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग का एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा था। उसमें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे धातु अधातु। और धातु अधातु में नॉन मेटल में इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और आयनिक कंपाउंड, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जो उसका वीडियो नहीं देखे वो जाके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का, मतलब धातुओं को कैसे निष्कर्षण होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये धातु अबल है जो असल में ये पाया जाता है कहाँ पर, और इसको हम लोग कैसे शुद्ध रूप इसका जो है प्राप्त करते हैं। तो धातुओं का शुद्ध रूप प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम लोग मेटलर्जी या धातु कर्म कहते हैं हिंदी में। ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके धातुओं का शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। तो मेटलर्जी इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन दियर प्योर फॉर्म। देखिए, प्रकृति में धातु जो है ना पाए जाते हैं नेचुरली, है ना। पृथ्वी के ऊपर पट्टी ऊपर में क्रस्ट में जो है धातु पाए जाते हैं, लेकिन कंबाइंड स्टेट में वो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो वो जो नेचुरली जो पाया जाएगा यौगिक, उसको कहा जाता है खनिज। ठीक है, मिनरल्स। जो धातु प्राकृतिक रूप में कंबाइंड स्टेट में संयुक्त रूप में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मिनरल्स। तो अब है कि धातु का निष्कर्षण क्या खनिज से होगा? तो नहीं। तो धातु का खनिज किससे करेंगे? तो धातु का खनिज जो होता है उसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अयस्क कहते हैं, यानी ओर्स कहते हैं। तो ओर्स क्या है? तो ये और खनिज ही है, ऐसा खनिज है जिससे आसानी से और सस्ते में लाभप्रद तरीके से जो है धातु का शुद्ध रूप प्राप्त किया जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि ऐसा खनिज जिससे आसानी के साथ और लाभप्रद और सस्ता में जो है क्या किया जा सकता है? धातु का शुद्ध रूप प्राप्त किया जा सकता है। वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। ठीक है। कुछ स्थानों पर जैसे खनिज में किसी विशेष धातु का प्रतिशत की मात्रा अधिक होता है और धातु का लाभप्रद रूप से निष्कर्षण किया जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। अब देखिए, कोई भी खनिज होगा उसमें उस कोई भी पर्टिकुलर धातु का जो है उसका प्रतिशत मात्रा ज्यादा होगा, तभी ना उससे धातु का निष्कर्षण, धातु का शुद्ध रूप प्राप्त करना आसान भी होगा और कम खर्चीला भी होगा। ठीक है। अब मुख्यतः यहाँ पर ये पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर है। इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि यह जो अयस्क है वह बेसिकली कैसा संयुक्त फॉर्म में पाया जाता है, संयुक्त रूप में, कंबाइंड स्टेट में। और यह बेसिकली जो है धातु का चाहे तो ऑक्साइड होगा या सल्फाइड होगा या कार्बोनेट होगा या क्लोराइड होगा। ये बेसिकली चार का जो जिक्र करता है एनसीईआरटी। इसके अलावा भी और भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये चार का जिक्र करता है। और इस चार फॉर्म, ये चार जो रूप है अयस्क का, इन्हीं चार रूपों से जो है बेसिकली धातुओं का शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। मैंने इन्हीं चार प्रकार के अयस्कों से जो है धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ धातु ऐसे हैं जो स्वतंत्र अवस्था, मुक्त अवस्था में पाए, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, तांबा भी कभी जो हल्का फुल्का मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन तांबा और चांदी देखिए संयुक्त अवस्था में सल्फाइड और ऑक्साइड के एस के रूप में भी पाए जाते हैं। अब इनका जो निष्कर्षण है वो आधारित है रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर। ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताए थे, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, कि जो धातु जितना ज्यादा प्रतिक्रियाशील होगा तो उसके आधार पर जो है इन अयस्कों को, धातुओं के अयस्क को तीन श्रेणी में बांटा गया है। एक कम प्रतिक्रियाशील वाला धातु अयस्क, एक मध्यम प्रतिक्रियाशील वाला धातु अयस्क और एक उच्च प्रतिक्रियाशील वाला धातु अयस्क। ठीक है। देखिए, तो अयस्क को जो है उसका प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है। चलिए,
तो पहला हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पूछने पहले निम्न देख लीजिए। निम्न प्रतिक्रियाशील वाला धातु अयस्क, उसके मध्यम क्रियाशील वाला धातु अयस्क, और फिर जो है यहाँ पर हम लोग उच्च वाला पढ़ेंगे, उच्च क्रियाशील या प्रतिक्रियाशील धातु अयस्क। तो निम्न वाला जो है, जो धातु अयस्क है, बेसिकली जो है सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। और इसका जो है, जो निष्कर्षण का तरीका है उसमें भर्जन है प्लस हीटिंग है। तो भर्जन के साथ इसको हीट किया जाएगा, उसको तापन कहेंगे। तो तापन, और फिर आखिरी में क्या करेगा, इसको रिफाइनिंग होगा। ये प्रोसीजर है। और मध्यम क्रियाशील वाले में दो प्रकार का होगा। एक तो सल्फाइड होगा, जो ये जो प्रोसीजर है वही पूरा इसमें जाएगा। मैंने भर्जन होगा, फिर तापन होगा और रिफाइनिंग होगा। और एक इसमें जो मिलता है वो मिलता है कार्बोनेट, कार्बोनेट अयस्क। तो यहाँ पर इसका भर्जन नहीं होगा, यहाँ पर इसका निस्तापन होगा, कैल्सिनेशन कहते हैं। फिर तापन होगा और फिर रिफाइनिंग होगा। अभी प्रक्रिया सबको बताएंगे, आपको घबराना नहीं। और यहाँ पर बेसिकली उच्च क्रियाशील वाला जो धातु है, इनका हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। इसमें जो है और जो भी और है उसका मोल्टेन स्टेट, मतलब पिघला रूप लिया जाता है। पिघला रूप लिया जाएगा, मोल्टेन स्टेट लिया जाएगा अयस्क का। ठीक है। और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा, और उससे हमको जो है प्योर मेटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले कम प्रतिक्रियाशील वाला जो धातु है, उसका निष्कर्षण कैसे करेंगे वो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है। देखिए, सक्रियता श्रेणी है ना, में निम्न धातुएं अत्यधिक अक्रियाशील होती है। तो इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही धातु में बदला जा सकता है। तो अब आपको यहाँ उसका ऑक्साइड को गर्म करके किया जाता है। तो आप बताएं कि ये वाला जो है सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। तो इस सल्फाइड को जो है पहले हमको क्या करना होगा, ऑक्साइड में चेंज करना होगा। ठीक है। तो सल्फाइड से ऑक्साइड में चेंज करने के लिए ही जो प्रक्रिया अपनाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भर्जन। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भर्जन। तो देखिए, उदाहरण के लिए, चूंकि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मरकरी का, पारा का। तो मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार, जिसका फॉर्मूला होता है Hgs। यह एक अयस्क है पारा का। इसको हवा में गर्म किया जाता है। पहले यह मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और मरकरी के ऑक्साइड को और गर्म करने पर यह पारा में बदल जाता है। ठीक है। तो देखिए, सिनेबार है, इसको थोड़ा सा ये देख लीजिएगा फॉर्मूला। हाँ देखिए, सिनेबार को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, एक्सेस एयर यहाँ पर होता है इसमें। ठीक है। एक्सेस एयर होगा, माने अतिरिक्त वायु के साथ इसको गर्म करेंगे, तो ये HgO में तब्दील हो जाएगा, मतलब पारा ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। और इसको फिर और एक्स्ट्रा हीट करेंगे, तो यहाँ पर जो है यह क्या हो जाएगा, ये प्योर मेटल, मतलब शुद्ध पारा में जो परिवर्तित हो जाएगा। तो यह पारा का बताएं। ये वाला प्रोसेस भर्जन कहलाएगा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है। इसी तरह से अगर कॉपर को निकाल, कॉपर हम लोग को तांबा प्राप्त करना है, तो क्यों क्यों कॉपर सल्फाइड यहाँ पर पाया जाता है। इसको गर्म करके फिर कॉपर ऑक्साइड में चेंज करेंगे, और कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पर गर्म करेंगे तो हमको प्योर कॉपर जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो निम्न प्रतिक्रियाशील वाला था। ओके। अगर मध्य मध्य क्रम का जो प्रतिक्रियाशील वाला धातु है, उसका जो है अगर हमको निष्कर्षण करना है, तब तो प्रोसीजर क्या होगा, तभी आपको बताए थे। इसमें धातु देखिए कौन कौन आएगा, लोहा है, जस्ता है, सीसा है, तांबा, इस तरह का मध्यम प्रतिक्रियाशील वाला धातु है। यह प्रकृति में बेसिकली सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मौजूद होता है। तो इस धातु का ऑक्साइड प्राप्त करना आसान होगा। तो सल्फाइड और कार्बोनेट
जो है क्या किया जाएगा, इसको जो है ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाएगा। तो ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए देखिए आपको बताए हैं अभी कि सल्फाइड अयस्क है, तो उसको जो है अतिरिक्त वायु के साथ अगर तीव्र ताप पर गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, और यह प्रक्रिया भर्जन कहलाता है, या इसको जो है क्या कहते हैं, इसको रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर सीमित वायुओं में तीव्र ताप पर कार्बोनेट ऑक्साइड को अगर गर्म करेंगे तो वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, और इस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन या निस्तापन कहेंगे। ये दोनों प्रक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ भी है, आपको इसको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिंक का। जिंक का अयस्क है, इसका वर्जन और कैल्सिनेशन कराया गया है। तो जिंक जो है सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है और कार्बोनेट के भी फॉर्म में पाया जाता है। तो इन दोनों को जो है यहाँ पर अगर सल्फाइड वाला है तो रोस्टिंग होगा, तो इसे जिंक ऑक्साइड मिलेगा, और कार्बोनेट है तो उसका कैल्सिनेशन होगा, तो इसका जिंक ऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और फिर फर्दर दोनों को जो है गर्म करेंगे, है ना। तो क्या होगा, अब गर्म कैसे करना है, इसको रिड्यूस कराना अपचायक, कोई मजबूत अपचायक से। तो कार्बन सबसे मजबूत अपचायक होता है इन सबसे। तो कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातुओं को अपचित किया जाता है, और उससे हमको जो है प्योर धातु जो है प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अपचयन प्रतिक्रिया है, मतलब रिड्यूसिंग रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। कभी कभी क्या होता है कि इस कार्बन का उपयोग नहीं करके, अपचयन अभिक्रिया का उपयोग नहीं करके विस्थापन प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बताए थे कि जो ज्यादा प्रतिक्रियाशील वाला धातु होगा वो कम प्रतिक्रियाशील वाला को क्या कर लेगा, विस्थापित कर लेगा। जैसे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील वाला धातु है सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब, वो कम प्रतिक्रियाशील वाला धातु को क्या कर लेगा, विस्थापित कर लेगा। तो जैसे यहाँ पर जो है, जैसे कॉपर है, सॉरी जिंक वाला था, तो जिंक जो है इसको जो है जेड NO अगर था तो इसको एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा, चूंकि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, माने ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है एल्युमिनियम से। तो ये जो है ना जेड यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हो सकता है। एक एग्जांपल यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का दिया हुआ है एल्युमिनियम पाउडर के साथ। तो इससे मैग्नीज डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम का रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम फिर मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर मैग्नीज जो है निकल जाएगा और एल्युमिनियम का ऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और आपको बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया कैसा होता है, उसमें क्षेपी होता है, माने एक्सोथर्मिक। मतलब ये रिएक्शन होगा तो हीट जो है क्या होगा, बाहर होगा माने रिलीज होगा, हीट इससे निकलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको आपको जानना जरूरी है। वो ये कि अगर एल्युमिनियम को आयरन ऑक्साइड के साथ अगर प्रतिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट प्रतिक्रिया कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। एल्युमिनियम का आयरन ऑक्साइड के जो साथ जो प्रतिक्रिया है, इस प्रतिक्रिया को थर्मिट प्रतिक्रिया या थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। और इस प्रतिक्रिया का उपयोग रेलवे ट्रैक, रेलवे पटरी को जोड़ने में या टूटे हुए मशीन के भागों को जोड़ने में होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ ये भी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। तो सबसे अधिक जो प्रतिक्रियाशील धातु है, ठीक है, जैसे कार्बन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, तो इनका जो है ऑक्साइड को जो है संबंधित धातुओं में अपचयित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है क्या कर सकता है, अपचयित खुद से ही हो जाएगा, उससे ज्यादा वो दूसरे को अपचयित कर देगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो इन धातुओं को में कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन के प्रति अधिक आकर्षण होता है, इसलिए इनका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन होता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ इसका रिडक्शन कराया जाएगा। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, उनका पिघला हुआ क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है मोल्टेन स्टेट में उसको अयस्क को लेंगे जो भी लेना है। ठीक है। और दो यहाँ पर रॉड होगा, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, और
एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और यह जो है बैटरी से जुड़ा होगा या करंट से जुड़ा होगा। ठीक है, इसमें करंट जैसे ही पास करेंगे तो यहाँ जो अयस्क है मोल्टेन स्टेट में, इसमें इससे जो है धातु, जो प्योर धातु होगा, वह कैथोड में जमा होने लगेगा, यहाँ पर इसमें इसमें जमा होने लगेगा प्योर धातु, प्योर। और यहाँ पर जो है इम्प्योरिटीज एनोड में, इम्प्योरिटीज जो है यहाँ पर जमा होने लगेगा एनोड में। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन प्रक्रिया। इससे जो है जैसे सोडियम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे NaCl से अगर करना है तो NaCl का ही सोल्यूशन यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ से Na जो है वो कैथोड में जमा होगा, यहाँ पर ये देख लीजिए रिएक्शन है, और एनोड में Cl जमा होने लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जो है, ये एल्युमिनियम का जो है, ये निष्कर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में कई बार पूछता है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन के द्वारा किया जाता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा इसका जो है निष्कर्षण किया जाता है एल्युमिनियम का। और इसको किया जाता है किससे? एल्यूमिना से। इसको एल्यूमिना कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड से किया जाता है। तो एल्यूमिना और एल्युमिनियम ऑक्साइड कहाँ सब पे मिलता है? तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अयस्क है, बॉक्साइट, वहां से एल्युमिना प्राप्त किया जाता है। और एल्युमिना से फिर एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम यही है। और इससे फिर जो है क्या बनाया जाता है? एल्यूमिना बनाया जाता है। और एल्यूमिना से फिर जो है विभिन्न प्रकार का इससे जो है अ, उपयोगी चीजें बनाई जाती है। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन, ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील वाले धातुओं के साथ ये है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमको ये ध्यान देना है कि हम लोग को एग्जाम में जो नेक्स्ट हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, वो तो रिफाइनिंग पढ़ेंगे, कैसे इसको रिफाइन किया जाता है, शोधन कैसे होगा। और कुछ अयस्क के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इम्पोर्टेंट जो धातु है उसका अयस्क के बारे में पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अ, संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे, और उसी में कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी है कोरोजन का, उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट या बात ना समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।